हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप माइनिंग स्टूडेंट हैं और किसी भी सब्सिडरी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ओवरमेन, माइनिंग सरदार, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए या फिर सेकंड क्लास मैनेजर के लिए आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन के आती है, जिसका नाम है CMR 2017। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती है और यह है कि दोस्तों, इसको याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है और इसको समझना में बहुत ही कठिनाई होती है। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सरल भाषा में। और इसमें MCQ भी रहेगा, उसके बाद वन लाइन का भी आंसर रहेगा और डिटेल में भी रहेगा। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि CMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CMR का फुल फॉर्म होता है कोल माइंस रेगुलेशन, जिसमें से माइंस में भी एस लगा हुआ रहेगा और रेगुलेशन में भी एस लगा रहेगा, उसी को कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 1 में। तो रेगुलेशन नंबर 1 में क्या है, तो देख सकते हैं शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड। इसका मतलब क्या होता है। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि शॉर्ट में नाम इसका क्या है, जैसे कि शॉर्ट में नाम हो गया CMR और इसका लॉन्ग नाम हो गया कोल माइंस रेगुलेशन। उसके बाद हो गया कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब होता है कब से शुरू हुआ है। तो कब से शुरू हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि CMR 2017 कब से इम्प्लीमेंट यानी लागू हुआ है। उसके बाद है दोस्तों कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है कि कहाँ कहाँ लागू होता है, कि यानी कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है कि फैलाव, कि जो CMR है यह कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न बन के आया है कि CMR 2017 कब से इम्प्लीमेंट यानी लागू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 2017 को। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है CMR 2017 भारत के किन खानों यानी कि माइंस पर लागू होंगे। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक कोयला खान में, यानी कि एवरी कोल माइंस में यूज होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है CMR 2017 भारत के किन क्षेत्रों यानी कि राज्यों में लागू होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे भारत में। जो CMR 2017 है यह पूरे भारत में लागू होंगे। तो इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं द होल ऑफ इंडिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है आपका रेगुलेशन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है डिफिनेशंस। तो डिफिनेशंस में बहुत सारे इसमें है जो, और दोस्तों यही है कि रेगुलेशन 2 में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है। तो आप लोगों को डिफिनेशन एक एक लाइन याद रखना होगा यदि आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। क्योंकि आपके लिए यदि आप इसका डिफिनेशन याद रखते हैं यानी कि परिभाषा याद रखते हैं, तो आपको MCQ में दिक्कत नहीं होगी। आप इसको थ्योरी को रट सकते हैं लेकिन MCQ को कभी रट नहीं सकते हैं, क्योंकि MCQ भूल सकते हैं लेकिन जो थ्योरी पढ़ेंगे उसको आप लोग याद अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला है एबंडन वर्किंग, यानी कि परित्यक्त वर्किंग। तो अबेंडनेट वर्किंग किसे कहते हैं। एबंडनेट वर्किंग का अर्थ है ऐसी वर्किंग जिसे फ्यूचर में काम न लाने के उद्देश्य यानी कि इंटेंसिटी से अबेंडनेट यानी कि परित्यक्त कर दिया गया है, उसे कहते हैं अबेंडनेट वर्किंग। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया सील ऑफ एरिया विथ गोफ, यानी कि सील क्या हुआ, यदि जिसमें कोयला निकाल लिए हैं और गोफ बन जाता है, उसको अब सील कर देना है, क्योंकि अब तो वहाँ कोयला है ही नहीं बचा हुआ, तो अब वहाँ तो जाना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि फ्यूचर में काम न लाने के उद्देश्य से इसको बंद कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है। तो इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज है कि परमानेंट बंद कर देना, इसको परमानेंट के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद फ्यूचर में कभी जा नहीं सकते हैं। अब जब कोयला निकल ही गया है और उसके बाद सील कर दिया गया है, तो अब तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगला है फ्यूचर में कभी रीओपन नहीं कर सकते हैं। तो अब कोयला बचा ही नहीं है, तो अब रीओपन करके फ़ायदा ही का है। तो यही है इसका प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि देख सकते हैं वर्किंग 4 पार्ट्स में बांटा गया है। अब 4 पार्ट में वर्किंग को बांटा गया है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला नंबर में है एबंडोनेट वर्किंग, दूसरा नंबर में है डिसकंटिन्यूड वर्किंग,
तीसरा नंबर में है डिसयूज्ड वर्किंग और चौथा नंबर में है अनयूज्ड वर्किंग। तब ये सब के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले है एबंडनेड वर्किंग का प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो यह होता है परमानेंट क्लोज होता है, उसके बाद इसको रीओपन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगला है यह वर्किंग इनएक्सेसिबल होता है। इनएक्सेसिबल कहने का मतलब है वहाँ तक अब पहुँच पाना संभव नहीं है। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिया गया है सील्ड ऑफ एरिया विथ गोफ, यानी कि एबंडनेड वर्किंग का एग्जाम्पल हो गया सील्ड ऑफ एरिया विथ गोफ। उसके बाद आगे है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग का प्रॉपर्टीज। तो यह क्या होता है? यह टेम्प्रोरी बंद होता है, इसको रीओपन भी किया जा सकता है और यह वर्किंग इनएक्सेसिबल है। जैसे इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है सील्ड ऑफ एरिया, यानी कि यह टेम्प्रोरी बंद होता है ताकि इसको कभी खोल सकते हैं, रीओपन किया जा सकता है। उसके बाद वर्किंग इनएक्सेसिबल होता है, मतलब कि तुरंत, मतलब कि इसको यूज में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सैम्पलिंग लेने के लिए, ये सब के लिए जाना होता है और देखना होता है, लेकिन वहाँ काम नहीं चलेगा। जब सारा चीज़ खत्म हो जाती है उसके बाद काम शुरू कर दी जाती है। तब अगला पॉइंट है डिसयूज्ड या अनयूज्ड वर्किंग का प्रॉपर्टी। डिसयूज्ड या अनयूज्ड दोनों एक ही टाइप का है। जैसे कि यह भी होता है टेम्प्रोरी क्लोज होता है, टेम्प्रोरी के लिए क्लोज कर दिया जाता है, उसके बाद रीओपन किया जा सकता है, इसको भी रीओपन किया जा सकता है। और यह एक्सेसिबल होता है, वहाँ जा सकते हैं अब हम लोग, क्योंकि जाएंगे नहीं तो फिर कैसे जांच करेंगे। तो यह जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाला जो था पहले वाला, उसमें हम लोग जा नहीं सकते थे। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ओल्ड वर्किंग एरिया, यानी कि पुराना वर्किंग एरिया हो गया। उसके बाद अगला है एबंडोनेड माइन मीथेन, यानी कि AMM। AMM किसे कहते हैं? तो जैसे यहाँ देख सकते हैं इसका डिफिनेशन है। AMM का अर्थ है एबंडोनेड कोल माइंस या उसके किसी भाग यानी कि पार्ट्स से प्राप्त नेचुरल गैस, यानी कि मीथेन। नेचुरल गैस कहने का मतलब है कि यह प्रकृति द्वारा बना गया है, और यह है मीथेन गैस। जब मतलब कि कोयला का जब फॉर्मेशन हुआ उसी टाइम मीथेन भी मतलब कि बच गया और किसी भाग में जमा हो गया, उसको मीथेन बोलते हैं। तो यह भी कोयला के प्रोडक्शन जब करते हैं तब यह भी निकलता है। तो देख सकते हैं कि आगे है AMM। AMM का मतलब है कि बंद माइंस से निकाला गया मीथेन। AMM मतलब होता है एबंडोनेड माइन मीथेन, जो कि बंद माइंस से निकाला गया है। और एक होता है CMM, आप लोग जरूर इसे भी याद रखिएगा, यह होता है चालू माइंस से निकाला गया मीथेन। चालू माइंस बोलने का मतलब है जब काम चल रहा है उसी टाइम मीथेन निकल गया, तो उसी को बोलेंगे चालू माइंस, मतलब कि चालू माइंस से निकाला गया मीथेन। इसका फुल फॉर्म हो गया CMM स्टैंड फॉर कोल माइंस मीथेन। तो अब आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि C नंबर में है डिफिनेशन का एक्ट यानी कि अधिनियम। तो एक्ट का अर्थ है माइंस एक्ट 1951, सॉरी दोस्तों 52। तो इसका मतलब रेगुलेशन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि एक्ट यानी कि अधिनियम का अर्थ होता है माइंस एक्ट 1952। उसके बाद आगे है अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो इसका अर्थ है ऐसा सेफ्टी लैंप या इलेक्ट्रिक टॉर्च जो ऐसी कंपनी यानी कि फर्म के द्वारा बनाई गई हो और इस टाइप की हो जिसे चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर यानी कि टाइम टू टाइम जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा स्पेसिफाई करे। तो इसका सीधा मतलब है कि सेफ्टी लैंप जो रहेगा या फिर इलेक्ट्रिक टॉर्च जो माइंस में यूज होता है, खदान में, अंडरग्राउंड माइंस में जो यूज होता है, वह ऐसी कंपनी द्वारा बनाई गई हो जो चीफ इंस्पेक्टर इसे परमिशन दिया हो, या फिर टाइम टू टाइम इसको स्पेशल ऑर्डर या फिर जनरल ऑर्डर के द्वारा स्पेसिफाई करे यानी कि वेरीफाई करे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ये देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड जो भी बच्चे नहीं गए हैं वह देख सकते हैं कि केप लैंप क्या है। तो यह होता है इंट्रिंसिकली सेफ होता है, और यह हो गया आपका केप लैंप, जो कि यह सर में लगाया जाता है और यह कमर का जो बेल्ट होता है उसमें से फंसाया जाता है। और यह इसमें यूज होता है अब यूज होने लगा है कि ड्राई सेल का यूज होता है। ठीक है, इससे पहले का होता था, उसमें होता था मतलब कि लिक्विड वाला
सेल का यूज होता था, लेकिन अब होने लगा है ड्राई सेल का यूज। और इसका है कैपेसिटी कितना है, जैसे कि चार्जिंग टाइम भी इसका है 8 आवर, यानी कि एक शिफ्ट में 8 घंटा होता है। तो इसीलिए इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया गया है कि एक शिफ्ट पूरा चल जाए, यानी कि चार्जिंग टाइम भी है 8 घंटा। कि एक शिफ्ट मान के चलिए कि अभी 8 बजे से शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है, तो 8 से कितना बजे होगा, 4 बजे तक, तो 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद तो उसका शिफ्ट वो आदमी का ख़त्म हो जाता है ना, तो उसको मतलब कि चार्ज में लगा दिया जाता है। और यह जो केप लैंप होता है, यह सबके लिए अलग अलग होता है। माइंस में जितने भी वर्कर होते हैं या फिर ऑफिशियल्स होते हैं या कॉम्पिटेंट पर्सन जितने भी होते हैं जो अंडरग्राउंड माइंस के अंदर जाते हैं, उसके लिए पर्सनली एक एक रहता है नंबर द्वारा दिया हुआ कि वह सिर्फ उसे ही यूज कर सकता है, दूसरा और उसको कोई यूज नहीं करेगा। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ई नंबर में है असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि सहायक प्रबंधक, जिसको कहा जाता है असिस्टेंट मैनेजर को ही हिंदी नाम है सहायक प्रबंधक। अब असिस्टेंट मैनेजर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर हो और ओनर, एजेंट या मैनेजर द्वारा माइंस या उसके किसी भाग में मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एवं डायरेक्शन में मैनेजर को असिस्ट करता हो, असिस्ट करने के लिए लिखित रूप से अपॉइंट किया हो, और जो मैनेजर के ठीक नीचे एवं ओवरमैन और सरदार से सुपीरियर रैंक होल्ड करता हो। इसका सीधा मतलब है कि जहाँ जहाँ हम लाइन किए हैं अंडरलाइन, वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सब को आप लोग याद रखिएगा, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए कि देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है कि असिस्टेंट मैनेजर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, या तो वो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए या फिर ओनर, एजेंट या मैनेजर द्वारा माइंस या उसके किसी भाग में मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एवं डायरेक्शन में मैनेजर को असिस्ट करता हो। तो इसका सीधा मतलब है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। जैसे कि अब बोलिएगा कि किसका मैनेज करेगा, तो मैनेज करना है मैन पावर का, मटेरियल का, ये सब चीज़ का मैनेज करना होता है। और कंट्रोल होता है कि जो भी उसके अंडर में काम कर रहा व्यक्ति है, यानी कि मैन पावर है, उसको कंट्रोल करना, यानी कि बात उसको मनवाना, सेफ्टी रिलेटेड जो भी है उसको फॉलो करवाना, उसके बाद एक्ट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करवाना, ये हो गया कंट्रोल करना उसको। उसके बाद है सुपरविजन। सुपरविजन होता है कि मतलब कि देख रेख करना, और डायरेक्शन होता है कि उसको फॉलो करवाना, मतलब कि अपने डायरेक्शन में आप डायरेक्शन दीजिएगा। यदि आप एज ए ओवरमैन या माइनिंग सरदार है, तो आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि आप वर्कर को कैसे काम करवाते हैं। और यह होता है कि मैनेजर से ठीक नीचे का पोस्ट होता है, और ओवरमैन और सरदार से सुपीरियर रैंक का होता है, यानी कि उससे बड़ा होता है। क्या आई होप कि ये भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक्सिलरी फैन, यानी कि सहायक पंखा। एक्सिलरी फैन बोला जाता है सहायक पंखा को। अब यह होता क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सिलरी फैन का अर्थ है हवा फेंकने वाला, यानी कि फोर्सिंग फैन, या हवा खींचने वाला, यानी कि एग्जॉस्टिंग फैन, जो बिलो ग्राउंड में होली और मैनली, यानी कि पूर्णतः या मुख्यतः एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या अधिक फेस को वेंटिलेट करने के लिए यूज होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह या तो फिर फोर्सिंग फैन होगा, यानी कि हवा फेंकने वाला पंखा है, या फिर हवा को खींचने वाला, यानी कि एग्जॉस्ट करने वाला, और यह यूज होता है बिलो ग्राउंड में। होली और मैनली मतलब कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, या तो एक वेंटिलेशन में एक फेस हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे सीधा दिया हुआ है कि एक या अधिक फेस, मतलब कि एक वेंटिलेशन है, या तो उसमें एक फेस हो सकता है या फिर अधिक फेस हो सकता है। उसको वेंटिलेट करना, यानी कि उसमें हवा देना या फिर हवा को यहाँ से खींचना, वही कहा जाता है एग्जॉस्टिंग फैन, मतलब कि एक्सिलरी फैन। अब एक्सिलरी फैन दिखता कैसे है, आप लोग यदि बोलेंगे कि दिखता कैसे है, तो ये देख सकते हैं, ये है आपका एग्जॉस्टिंग फैन। इसमें से यदि एग्जॉस्टिंग होगा तो वह इस ओर से हवा को खींचेगा, इस ओर से हवा को खींचेगा और माइंस के इस ओर पहुंचाएगा। तो हवा को इधर से खींचेगा और इधर से पहुंचाएगा। मान के यहाँ पे ये सब जो छेदा वाइट वाइट दिख रहा है, ये सब में नट के द्वारा डक्ट लगा होता है। और यदि इसको फोर्सिंग फैन है तो फिर इधर से हवा को भेजा जाएगा माइंस में, ठीक है। तो
इस प्रकार से भेजा जाएगा। तो यह डक्ट होता है, जो मतलब कि डक्ट यानी कि फोर्सिंग फैन यदि रहेगा तो फिर फोर्सिंग फैन रहेगा तो उसमें रिजिड डक्ट मतलब कि यूज नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लेकिन वह फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, क्योंकि हवा को भेजना है आगे तो इसको फ्लेक्सिबल भी दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जॉस्ट के केस में होता है कि इसको जो डक्ट लगा होता है, पाइप लगा हुआ होता है, उसको यह पाइप को कहा जाता है डक्ट, आप लोग याद जरूर रखिएगा। और डक्ट होता है वह रिजिड होगा, यानी कि वह मेटल का बना होगा या तो फिर कठोर होगा, पाइप प्लास्टिक का भी होगा तो कठोर रहेगा। यह हो गया आपका। तब आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फैन। अब फैन का कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे है पहला नंबर में है MMV। इसका फुल फॉर्म है मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर। यह होता है कि माइंस में मतलब कि यूज होने वाला सबसे बड़ा फैन होता है और यह सरफेस में लगाया जाता है, सरफेस में लगाया जाता है और यह सबसे बड़ा होता है और यह पूरे माइंस में हवा को मतलब कि वेंटिलेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हो गया एक्सिलरी फैन। एक्सिलरी फैन होता है यह किसी एक डिस्ट्रिक्ट या फेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट बोलने का मतलब कि नंबर ऑफ फेसेस या फिर एक फेस के लिए यूज होता है और यह सबसे छोटा पंखा है। यह है MMV सबसे बड़ा है और एक्सिलरी फैन जो है यह सबसे छोटा है। उसके बाद आया है नंबर तीसरा में बूस्टर फैन। तो बूस्टर फैन किसको बोलेंगे, तो बूस्टर फैन वह होगा जो MMV से और एक्सिलरी फैन का बीच का होता है, यानी कि सबसे बड़ा भी नहीं होगा और सबसे छोटा भी नहीं होगा, यह बीच का होगा। और यह जो होता है पूरे माइंस के लिए या फिर कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसका प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पंखा डक्ट के साथ यूज होता है। तो अभी आप लोग पढ़ें कि एक्सिलरी फैन होता है जिसमें से एक होता है फोर्सिंग फैन, एक होता है एग्जॉस्टिंग फैन, तो डक्ट उस सब में ही यूज होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो ये है एक्सिलरी फैन अंडरग्राउंड माइंस के कौन सा भाग वेंटिलेट करता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा वन और मोर फेसेस इन ए वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि या तो एक होगा फेस या फिर मोर होगा, मोर मतलब कि नंबर ऑफ फेसेस होगा जो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का, उसी को कहा जाएगा एक्सिलरी फैन का वेंटिलेट करता है अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट कहने का मतलब है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं औसत उत्पादन। तो औसत उत्पादन किसको बोलेंगे, तो किसी माइंस के एवरेज आउटपुट का अर्थ है निर्धारित माइन बाउंड्रीज के अंदर के सभी वर्किंग की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुई टोटल आउटपुट का एवरेज मंथली आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ है एवरेज आउटपुट इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ PEY, यानी प्रीसीडिंग ई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे गलती से लिखा गया होगा लेकिन यहाँ पे एफ होगा, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। P यानी कि प्रीसीडिंग, F यानी कि फाइनेंशियल, Y यानी कि ईयर, और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, काहे कि एक 1 ईयर में 12 मंथ होता है, इसीलिए 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि बोला जा रहा है किसी माइंस के एवरेज आउटपुट का अर्थ है निर्धारित माइन बाउंड्री, मतलब कि वह माइन बाउंड्री में को निर्धारित किया जा चुका है और उसके अंदर की वर्किंग के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछला, ठीक है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोलने का मतलब है पिछला एक साल का, ठीक है। तो पिछला एक साल, आगे का नहीं, पिछला होना चाहिए। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है तो 2024 का निकलेगा प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। उसी के द्वारा टोटल आउटपुट का एवरेज मंथली आउटपुट, मतलब कि जितना एक साल में हुआ उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आउटपुट आ जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड प्रश्न का पूछा जा रहा है कि एवरेज आउटपुट का कैलकुलेशन इनमें से किस ईयर के बेसिस पर किया जाता है। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि PFY। इससे प्रश्न इतना ही है। उसके बाद है अगला टॉपिक जो है वह है बैंक्समैन। बैंक्समैन आप किसको बोल देंगे वह भी देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है बैंक्समैन का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे शाफ्ट या इंक्लाइन के ऊपर आदमी और औजार के लोअरिंग एंड रेजिंग के देख रेख तथा घंटी देने के लिए नियुक्त किया गया हो।
इसका सीधा मतलब है कि मान के चलिए कि यह एक शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट का यह हो गया सरफेस भाग और यह हो गया इसका मतलब कि अंडरग्राउंड का मतलब कि यह इसको बोला जाता है पीट बॉटम। सरफेस में होता है जो इसको बोलते हैं पीट बॉटम, आप लोग याद जरूर रखिएगा। और यदि नीचे का भाग बोलते हैं सॉरी दोस्तों, यहाँ पीट टॉप होगा, फिर से बना दे रहे हैं। यह आपका शाफ्ट हो गया, तो इसमें से ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस के पास इसको बोलेंगे पीट टॉप, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, पीट टॉप इसको बोलेंगे। और यह नीचे का भाग होगा, इसको बोलेंगे पीट बॉटम। और यदि बीच में भी माइंस है, माइंस का मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है या तो फिर लेबल चल रहा है, फेस बन रहा है, जो भी हो, तो इसको बोलेंगे इनसेट। इनसेट मतलब कि पीट टॉप और पीट बॉटम के बीच का जो भी एक्सेबेशन होगा वहाँ पे उसको बोलेंगे इनसेट। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा थोड़ा इसको। और बैंक्समैन का अर्थ हो गया कि शाफ्ट या इंक्लाइन में भी हो सकता है और शाफ्ट में भी हो सकता है कि ऊपर आदमी यानी कि मैन, एंड औजार यानी कि इक्विपमेंट हो गया, टूल्स हो गया, इसको लोअरिंग एंड रेजिंग मतलब कि नीचे उतारना या नहीं बोल सकते हैं, नीचे उतरना और ऊपर ले जाना, इसकी देख रेख करना, आदमी को नीचे लेना। शाफ्ट में हो तो नीचे जाएगा पहले और उसके बाद ऊपर आएगा, इसकी देख रेख करेगा। और घंटी देने के लिए नियुक्त किया जाता है, घंटी देने के लिए भी इसको नियुक्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ है 2 पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि बैंक्समैन सरफेस यानी कि पीट टॉप में रहते हैं, जबकि ऑनसेटर बोलेंगे जो इनसेट में रहेगा ना, उस या तो फिर पीट बॉटम में, उसी को बोलेंगे ऑनसेटर। तो यहाँ दिया हुआ है बिलो ग्राउंड इनसेट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, इनसेट या पीट बॉटम में रहेगा उसको बोला जाता है ऑनसेटर, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जितने भी दिए हुए हैं देख सकते हैं कि बैंक्समैन किन कामों का सुपरविजन करता है। तो यहाँ अभी आप लोग देखें कि इसका लोअरिंग एंड रेजिंग यानी कि शाफ्ट में है तो पहले मैन या मटेरियल नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही कहा गया था। उसके बाद है बैंक्समैन को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा मैनेजर। जो बैंक्समैन रहेंगे उसको मैनेजर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है बैंक्समैन की किस नेचर में काम करता है, तो बैंक्समैन जो है वह पीट टॉप में रहता है। पीट टॉप मतलब कि शाफ्ट या इंक्लाइन के माउथ पर रहते हैं, तो यह सरफेस नेचर में हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑन सेटर किस नेचर में काम करता है, तो इसका आंसर होगा बिलो ग्राउंड में। यानी कि ऑन सेटर बोलने का मतलब अभी हम आप लोगों को समझाएं कि इनसेट में होगा या फिर पीट बॉटम में होगा, तो वह पीट बॉटम या इनसेट कहाँ हो गया, वह तो बिलो ग्राउंड में ना होता है। तो अब यह उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे अब ख़त्म हो गए। उसके बाद का है टॉपिक आपका कि बूस्टर फैन। तो बूस्टर, इसको हिंदी में बोलेंगे बूस्टर पंखा। तो अब बूस्टर फैन या बूस्टर पंखा किसको बोलेंगे, तो यहाँ दिया हुआ इसका डिफिनेशन कि बूस्टर फैन का अर्थ है ऐसा यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल पंखा जिसका प्रयोग भूमि के नीचे किसी माइन या किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इनटेक या रिटर्न एयरवे से बहने वाली संपूर्ण वायु प्रवाह यानी कि होल एयर करंट को बढ़ाने यानी कि बूस्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि यह बूस्टर होता है, बूस्टर फैन जो वह मैकेनिकल पंखा होता है और यह माइंस या उसके किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इनटेक और रिटर्न। अब इनटेक और रिटर्न क्या होता है कि जिसमें हवा इन करता है उसको बोलते हैं इनटेक, यानी कि यह एटमॉस्फेयर से जो हवा अंदर जाती है माइंस में उसी को बोला जाएगा इनटेक। और जो पूरा वेंटिलेट करने के बाद जैसे निकलती है, जो निकल जाती है उसको बोला जाता है रिटर्न एयरवे, ठीक है। तो उसका बोला जा रहा है संपूर्ण वायु यानी कि होल एयर करंट को बूस्ट कर देती है, बूस्ट यानी कि बढ़ा देती है कि माइंस में जो इनटेक यानी कि आ रही है और जो वापस जा रही है इसको को बढ़ा देती है, उसी को कहा जाता है बूस्टर फैन। तो आई होप कि आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा कि बूस्टर फैन किसे कहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न है जो देख सकते हैं, बूस्टर फैन किसके इनटेक एवं रिटर्न एयरवे में बहने वाली होल एयर करंट को बूस्ट कर देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कि माइंस का, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी, यानी कि पूरे माइंस का हो सकता है या फिर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। तो इसका सही आंसर ये इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। तब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है कोल। अब कोल किसको बोलेंगे? अब कोल, इससे पहले पहले थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बूस्टर फैन जो होता है उसके बारे में थोड़ा और बता दे रहे हैं कि बूस्टर फैन गैलरी के बीचों बीच लगाते हैं और साइड को पैक कर देते हैं। यह 100% हवा को बूस्ट करती है, जबकि एक्सिलरी फैन जो होती है वह साइड में लगाते हैं और यह 50% हवा को ही बूस्ट कर पाती है। इसका सीधा सा मतलब कहने का है कि मान के चलिए कि यह एक गैलरी है, ठीक है, तो गैलरी है तो बूस्टर फैन कहाँ लगेगा? बूस्टर फैन यहाँ पे लगेगा, बीचों बीच लगाएंगे और इधर से दीवार के थ्रू मतलब कि जॉइंट कर देंगे ताकि इधर से हवा पार ना हो। तो इसलिए इधर से हवा जब आ रही है तो इसको पूरा यानी कि संपूर्ण हवा को बूस्ट कर देगी, यानी कि आगे बढ़ा देगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है बूस्टर फैन। और जो एक्सिलरी फैन होता है वह देख सकते हैं, एक्सिलरी फैन साइड में लगाया जाता है और यह इधर से हवा आने वाली को इधर बूस्ट करती है, तो यह केवल 50% ही बूस्ट कर पाती है, क्योंकि इस तरफ से तो हवा जा ही रही है ना, तो इसलिए 50% को ही बूस्ट कर पाती है। तो अब आगे देखते हैं चलिए कि कोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोयले में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और कोयले के रूप में बेचा गया या चिन्हित किया गया किसी भी अन्य प्रकार के कार्बन युक्त पदार्थ, यहाँ पे सटा होना चाहिए था, कार्बन युक्त पदार्थ यानी कि कार्बोनियस मैटर शामिल है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोयला किसको कहेंगे कि कोयला का ये सब टाइप से एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सब कोयला का पार्ट्स है, ठीक है। मतलब कि कोयला का प्रकार है, 4 प्रकार के कोयला पाई जाती है, जिसमें से सबसे बेस्ट कोल होती है आपका एंथ्रासाइड, उसके बाद उससे नीचे का होता है बिटुमिनस, उससे नीचे का होता है लिग्नाइट, उससे नीचे का होता है पीट। मतलब कि पीट होता है शुरुआती स्टेज, जैसे कि वुड है तो वुड से जो फॉर्मेशन होगा कुछ दिन के बाद यह बनेगा, कुछ दिन बोलने का मतलब है कि कई वर्ष लग सकते हैं, तो उसके बाद यह पीट में फॉर्मेट हो जाते हैं। पीट का फॉर्मेशन फिर धीरे 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 कितने साल, कई साल, हजारों साल लगते हैं। उसके बाद लिग्नाइट बनते हैं, लिग्नाइट से फिर बिटुमिनस बनते हैं, बिटुमिनस से लास्ट स्टेज का कोल है एंथ्रासाइड, जो सबसे बेस्ट कोल माना जाता है एंथ्रासाइड को। तो इसमें दिया हुआ है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में कोयला के प्रकार। तो पहले पीट है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइड। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो झरिया कोलफील्ड है वह झरिया कोलफील्ड में कौन से प्रकार की कोल पाई जाती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइड। तो आप लोग ज़रूर इसका कमेंट कीजिएगा, आंसर ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए अच्छी लग रही हो तो। और कहीं पे भी दिक्कत होगी तो जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिए, ताकि हम आपका प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, उसके बाद आपका आंसर दे सकें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं चलिए। तो इसका आगे है कोल माइन मीथेन, यानी कि CMM, जो अभी आपको लगभग बताए थे कि CMM का अर्थ होता है चालू माइंस या उसके किसी भी भाग से निकाली गई प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस, उसको बोलेंगे CMM, यानी कि कोल माइन मीथेन। उसके बाद अगला नंबर में है कमेटी। अब कमेटी किसको कहेंगे? तो कमेटी का यहाँ सीधा सा अर्थ दिया हुआ है रेगुलेशन में कि कमेटी का अर्थ है एक्ट के सेक्शन 12 के अधीन नियुक्त, यानी कि अपॉइंट की गई कमेटी। रेगुलेशन में इतना ही दिया हुआ है कि एक्ट यानी कि सेक्शन 12 के अधीन नियुक्त की गई कमेटी। और यह जो कमेटी होती है यह किस लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल की या फिर स्टेट लेवल की? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल लेवल की कमेटी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला है कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि सक्षम व्यक्ति। अब सक्षम व्यक्ति यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलेंगे? तो वह देखते हैं कि किसी काम यानी कि वर्क, मशीनरी, प्लांट या इक्विपमेंट के लिए सक्षम व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु यानी कि एज 20 ईयर्स प्राप्त कर ली हो और जिसे मैनेजर ने लिखित आदेश से उस काम करने के लिए यानी कि परफॉर्म द वर्क या उसकी निगरानी यानी कि सुपरविजन करने के लिए मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट
के ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट किया हो और जो दी गई ड्यूटी को निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इससे आप लोग क्या समझें कि जो यह कॉम्पिटेंट पर्सन होता है यह मशीनरी यानी कि कोई भी मशीन, प्लांट बोलने का मतलब है कि मान के चलिए कि कोई वाशरी होगा या फिर कोई क्या कहते हैं कि कोल को बड़ा छोटा चुनने वाला भी प्लांट हो सकता है। इसको आप लोगों को आगे बताएंगे अच्छे से डिटेल में कि क्या होता है। इक्विपमेंट यानी कि कोई सामान, मशीन का ही पार्ट हो गया, वो सब हो गया, या तो फिर छोटा पार्ट हो गया वर्किंग में यूज करने वाले। इस सब के मतलब होता है कि वह व्यक्ति का एज जो होगा 20 साल उसका हो जाना चाहिए, कम से कम 20 साल उसका हो जाना चाहिए, ठीक है। और यह मैनेजर के लिखित आदेश से उस काम को करने के लिए, मतलब कि मैनेजर उसको लिखित रूप से अपॉइंट करेगा और उसमें से सुपरविजन यानी कि उसका देख रेख करने के लिए, मशीनरी प्लांट या इक्विपमेंट का ऑपरेशन के लिए यानी कि उसको चलाने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट किया हो। और ऐसा नहीं कि उसको अपॉइंट तो कर दिए लेकिन उसको आता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यूटी को निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो यानी कि उसका जिम्मेदारी रहता है कि वह उस काम को अच्छे से करे, ठीक है। तो आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसमें से देखते हैं कि इसका MCQ क्या बन रहा है कि कॉम्पिटेंट पर्सन की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 20 साल, 18 साल, 23 साल या 16 साल। तो अभी आप लोग को बताएं कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन की मिनिमम एज होनी चाहिए वह होनी चाहिए 20 साल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला MCQ है कि रेगुलेशन 2 के अनुसार कॉम्पिटेंट पर्सन की नियुक्ति किसके लिए की जाती है, परफॉर्म द वर्क के लिए, सुपरवाइज द वर्क के लिए, बोथ A एंड B के लिए या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, बोथ A एंड B, यानी कि परफॉर्म द वर्क उस काम को करने के लिए यानी कि करना चाहिए, और यह सुपरवाइज द वर्क यानी कि उसका देख रेख करने के लिए भी। अब इसका अगला MCQ जो बन के आ रहा है, इनमें से कौन कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, या शॉर्ट फायरर, ओवरमैन, SDL ऑपरेटर, ऑल ऑफ देम या बोथ A एंड B। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम, यानी कि शॉर्ट फायरर भी होगा कॉम्पिटेंट पर्सन, ओवरमैन भी, SDL ऑपरेटर भी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। उसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। आप लोग नहीं पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वह आप यदि यहाँ नहीं को इग्नोर कर दिए यानी कि भूल गए पढ़ना, तो फिर आंसर कुछ और आएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं कि क्या होगा, कि सरदार होगा, शॉर्ट फायरर होगा, हॉलेज ऑपरेटर होगा, ऑल ऑफ देम होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कॉम्पिटेंट पर्सन कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, सरदार तो है, शॉर्ट फायरर भी है, हॉलेज ऑपरेटर भी है, सभी है। तो नॉन ऑफ दीज कैसे होगा, जब सब आ ही रहा है तो यहाँ पे इसलिए होगा इसमें नॉन ऑफ दीज, यानी कि नहीं बोला गया है। आप लोग ध्यान दीजिए, काहे कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो है तो सब है, सरदार भी है, शॉर्ट फायरर है, हॉलेज ऑपरेटर भी है और सभी है, लेकिन नहीं है बोला गया है, इसीलिए इसका होगा नॉन ऑफ दीज। अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको इसको नोट करके लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए कि एज रिलेटेड जो है क्वेश्चन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर बार पूछी जाती है एज रिलेटेड कि किसका कितना एज होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर में लिखे हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। अब कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए कितना एज होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 साल। उसके बाद एडल्ट के लिए कितना होगा, एडल्ट के लिए 18 साल। उसके बाद ट्रेनिंग या अप्रेंटिस, यानी कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं यानी कि PDPT सब भी कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका एज कितना होना चाहिए, तो 16 ईयर्स। ट्रेनिंग या अप्रेंटिस के लिए 16 साल। उसके बाद BME यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, में एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि इसको सिंपली बोल सकते हैं कि बोर्ड भी बोल सकते हैं। और बोर्ड में एग्ज़ाम देने के लिए एज होना चाहिए 20 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद RTP का फुल फॉर्म हो गया रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के लिए एज होना चाहिए 21 ईयर्स। उसके बाद
मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए आपके पास मिनिमम कितना एज होना चाहिए? 23 साल, यानी कि 23 साल। माइंस में काम करने के लिए ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, माइंस में आप काम भी कर सकते हैं यदि आपका एज 18 साल पार हो गया हो तो। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला डिफिनेशन में कहा गया है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का हिंदी नाम है ठेकेदार। अब ठेकेदार किसको बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर का अर्थ है कोई ऐसा यानी कि इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों का समूह, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी यानी कि स्थानीय पदाधिकारी या लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय निकाय जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर माइंस में सर्विस या ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। इनमें सब इंस्पेक्टर भी इंक्लूड है। तो इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर वह आदमी होगा, यानी कि एक आदमी भी हो सकता है या फिर व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। उसके बाद कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है। फर्म भी बोलने का मतलब है कि यह भी एक तरह का कंपनी ही हो गया। उसके बाद लोकल अथॉरिटी हो गया या फिर लोकल बॉडी हो गया। और यह जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर माइंस में काम करता है और यह सर्विस यानी कि काम करता है या फिर ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। ऑपरेशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि काम करवाता है, तो ऑपरेशन प्रोवाइड करता है और इसमें से सब इंस्पेक्टर भी है जो इंक्लूड है। तो आई होप कि यह आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है रेगुलेशन 2 के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर माइंस में क्या प्रोवाइड करता है। यह देखिए आपका एमसीक्यू सेम उसी प्रकार से बन के आ गया है कि सप्लाइज ए मशीनरी, प्लांट, एटीसी या डिजाइंस ए मशीनरी, या तीसरा नंबर में है प्रोवाइड द सर्विसेज और ऑपरेशंस, और चौथा नंबर में है बोथ ए एंड 3, और पांचवा नंबर में है नॉन ऑफ दीज। तो अभी आप लोगों को क्या बताए थे कि इसका हो जाएगा प्रोवाइड द सर्विसेज और ऑपरेशन। यह प्रोवाइड करेगा ऑपरेशन को और ऑपरेशन मतलब कि सर्विस को और ऑपरेशन को। तो आई होप कि आप लोग को ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। इनमें से रेगुलेशन 2 के अनुसार कौन शामिल नहीं है? इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, ऑल ऑफ देम या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी आप लोगों को बताएं कि इसमें से शामिल है, तो शामिल क्या क्या है? इंडिविजुअल्स यानी कि एक भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, ऑल ऑफ देम मतलब कि ये होना चाहिए। यदि यहाँ नहीं होता तब, और यहाँ नहीं दिया हुआ है तो इसमें आप लोगों को अभी बताएं कि इस सब में ज़्यादा जोर देना है कि नहीं जहाँ बोलेगा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि ये सब तो है में आएगा, और नहीं में क्या है? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सब इंक्लूड है तो इसमें नहीं आएगा। कि आई होप कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए देख सकते हैं आप लोगों के लिए कलरफुल बनाया गया है कि डिजाइनर क्या होता है। तो डिजाइनर होता है डिजाइन द मशीन, यानी कि मशीन का डिज़ाइन करता है, प्लांट का डिज़ाइन करता है, इक्विपमेंट का डिज़ाइन करता है या मेथड का डिज़ाइन करता है। यानी कि मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट और मेथड बोलने का मतलब है माइनिंग मेथड, कि किस मेथड से होगा। ठीक है, उसको डिज़ाइन करेगा कौन? डिज़ाइनर। उसके बाद आगे है मैन्युफैक्चरर बोलने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग द मशीन, यह मैन्युफैक्चर करेगा यानी कि उसको बनाएगा। या तो डिज़ाइन करके डिज़ाइनर दे दिया, और यह मैन्युफैक्चरर जो होगा उसको खरीद लेगा, उसका डिज़ाइन को खरीद लेगा और यह मैन्युफैक्चर करेगा, मशीन को बनाएगा। उसके बाद होता है सप्लायर। तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लाई करेगा मशीन को, मैन्युफैक्चरर के पास से यह सप्लाई करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा कि यह प्रोवाइड सर्विसेज और ऑपरेशन। उसके बाद यह सर्विस मतलब कि काम करेगा यानी कि काम करवाएगा, उसको प्रोवाइड करवाएगा सर्विसेज और ऑपरेशन को। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब आपका है अगला है डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। तो इसको आप लोगों के लिए अगला क्लास में करवाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसके बाद अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और यदि किसी भी प्रकार की डाउट है आप लोगों के मन में और
या तो हमसे कहीं भी गलती हुई होगी तो आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि हम उस चीज़ को सुधार कर सकें। और यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुई होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपका सॉल्यूशन कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।